नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फर्स्ट लेक्चर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल था। आगे हमें कंटिन्यू करना है उसी मेंस्ट्रुअल साइकिल से। हमारा सब्जेक्ट ही था मिडवाइफरी। मिडवाइफरी का मतलब ही मैंने बताया था प्रेगनेंसी कंसीव कराना। तो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए हमने कल सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेकेंडरी oocyte कैसे रिलीज होता है हमारा, उसके बारे में कल हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा। अब हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, तो उस सेकेंडरी oocyte के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। और हमारा आज मेन टॉपिक होगा हमारा फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर था, मतलब प्रेगनेंसी में हम लोगों ने पढ़ा कि ये चीजें होती हैं कि 4 फंक्शंस होते हैं, उसके 4 चीजें होती है। तो 4 फेजेस हो रहे हैं। फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज, सेकेंड फेज आपका था सिक्रीटरी फेज, देन ल्यूटियल फेज। तो जितने भी हार्मोन्स के बारे रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कल, तो उसका आगे ही कंटिन्यू करना है आपको। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे हमें प्रेगनेंसी करना है, प्रेग्नेंट करना है वुमेन्स को, उसी के बारे में, जिससे कि हम आगे की चीजें भी पढ़ते जाए, क्योंकि मिडवाइफरी सब्जेक्ट ही है प्रसव अवस्था के बारे में पढ़ना। तो जैसा कि हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया है उसके बारे में, तो आगे हम आज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि हमारा सेकेंडरी oocyte दिखता कैसे है। सेकेंडरी oocyte हमने रिलीज करा दिया था, सेकेंडरी oocyte आके एम्पुला में रुका। सेकेंडरी oocyte का जीवन काल मैंने बता दिया कि आपका 24 आवर्स रहता है, 12 घंटे के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता। वो ब्लीडिंग के थ्रू 28 डेज का साइकिल के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो हमारा भी हमको यहाँ पे क्या कराना है, यहाँ पे हमें करवाना है फर्टिलाइजेशन, यानी हमें प्रेगनेंसी कंसीव कराना है एक औरत का। तो सबसे पहले हम अपने सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी oocyte है जो रिलीज हो चुका है हमारे फिम्ब्रियाई से, ओवरी से, जो कहाँ पे आके स्टे करेगा, जहाँ वो कहाँ पे आके रुकेगा। यूट्रस के बारे में हमने कल पढ़ा था, यूट्रस का जो फैलोपियन ट्यूब था, तो वो एम्पुला वाली जगह पे आके रुकेगा। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा जो होता है, सबसे बाहर वाली लेयर जो दिख रही है आपको पिंक लेयर की, वो कहलाएगा आपका पहला लेयर होगा कोरोना रेडिएटा। इसका नाम ही है कोरोना रेडिएटा। नेक्स्ट है आपका जोना पेल्यूसिडा, जो आपको ये ऑरेंज टाइप का कलर दिख रहा है, इसका नाम क्या है, जोना पेल्यूसिडा। नेक्स्ट आपका ये लाइट येलो में दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपका जो व्हाइट कलर से दिख रहा है आपका, ये क्या कहलाएगा आपका व्हाइट लाइन। ये आपका जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या कहलाएगा, ऊप्लाज्मा। जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका क्या कहलाएगा, ऊप्लाज्मा, जिसमें आपका सेकेंडरी oocyte होता है। नेक्स्ट है आपका जो ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये व्हाइट लाइन जगह है आपका, व्हाइट लाइन चीजें जो भरी हुई हैं, जो समझ लो एंजाइम्स है, वो भरा हुआ है। जो ये आपके व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और आपका सेकेंडरी oocyte का जोना पेल्यूसिडा, यानी व्हाइट लाइन और जोना पेल्यूसिडा के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, वो आपका कहलाएगा व्हाइट लाइन स्पेस। ये स्ट्रक्चर है आपका कोरोना सेकेंडरी oocyte। ये किसका स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी oocyte। हमें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के थ्रू, इस स्ट्रक्चर के द्वारा, इस संरचना के द्वारा हमें कैसे फर्टिलाइजेशन करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें, ये तो एक औरत का गैमेट्स हो गया है, यानी एक औरत का ओवम जो रिलीज हुआ था उसका स्ट्रक्चर हो गया। आगे हम पढ़ेंगे मेल स्ट्रक्चर, मेल का गैमेट का स्ट्रक्चर। तो मेल गैमेट के स्ट्रक्चर में ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं इसको। तो स्पर्मेटोजोआ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये आपको वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलेंगे हेड। ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इसको बोलेंगे नेक। और देन ये वाला पार्ट आपका दिख रहा है, इसको बोलेंगे बॉडी। तो आपका ये हो गया हेड, नेक, बॉडी एंड ये आपका नेक वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा, नेक या मेल प्रोन्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन ये आपका लास्ट वाला स्ट्रक्चर आता है टेल। बाकी इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, कैसे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्ट्रक्चर हेड के ऊपर जो अंदर जो होता है, इसको ये पहला वाला कवर कहलाता है आपका एक्रोजोमल कैप, इसको बोलते हैं एक्रोजोमल कैप। नेक अंदर जो इसका
चीजें भरा हुआ है, एक एंजाइम भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। स्पर्म के स्ट्रक्चर का पहला वाला लेयर जो हेड के पास है इसको बोलेंगे एक्रोजोमल कैप। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोलते हैं हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम। ये आपका जो नेक वाला एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, प्रोन्यूक्लियस बोलेंगे। देन आपका जो ये वाला पार्ट है, बॉडी वाला पार्ट, बॉडी वाले पार्ट के अंदर जो ये हमने पिंक लाइन से बनाया है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देन इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो पेप्टाइड चेन होती है वो फिलअप रहती है। नेक्स्ट है आपका टेल। अब इनका वर्कआउट भी बता दूं तो जो हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम होता है वो क्या करेगा, आपकी कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका जो एक्रोजोमल कैप तो भरा हुआ है, ये कवर करके रखा है। हाइल्यूरोनाइडेज जाएगा सेकेंडरी oocyte के जो कोरोना रेडिएटर स्ट्रक्चर देखा था उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। प्रोन्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन है क्योंकि इसमें डीएनए पाया जाता है, सारे जितने भी क्रोमोसोम है वो पाए जाएंगे। देन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपके एनर्जी में, वैसे भी हम सेल में पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी मेंटेन करना। और टेल का काम होता है स्पीड को लेके जाना, यानी स्पीड बढ़ाना। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा, टेल करेगा। और इसको पहुंचाने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। इसमें प्रोन्यूक्लियस जिसमें डीएनए स्ट्रक्चर होता है, एक्रोजोमल कैप होता है और एक्रोजोमल कैप के अंदर क्या भरा हुआ है आपका, हाइल्यूरोनाइडेज एंजाइम। ये है आपका स्पर्मेटोजोआ स्ट्रक्चर, यानी मेल का स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसका अगर स्पर्म बनने की बात मैं थोड़ी सी करूं तो ये 61 डेज लग जाते हैं इसको डेवलप होने में, कि टेस्टिस में ये 61 डेज इसको डेवलप होने में लगता है। देन इसके बाद ये आप 31 डेज में 3 मंथ में समथिंग ये आपके टेस्टिस और भी जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके द्वारा ये बाहर आता है। और जो लाइफ स्पेन अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो 48 से 72 घंटे होते हैं। जो भी मैंने ये टॉपिक लिखा हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे एग्जाम में पूछा गया है कि स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आपका 48 से 72 घंटे। एंड आपका कितने दिन में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, तो टेस्टिस में स्पर्म बनना 61 डेज में स्टार्ट होता है। और ये कितना साइज होता है स्पर्म का, तो एक स्पर्म का साइज 10 to 20 एंगस्ट्रॉन होता है, 10 to 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्या करवाना है, हमें फर्टिलाइजेशन कराना है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होगा तो वो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमारा ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का मिलना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी स्पर्म का और ओवम का मिलना क्या कहलाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो आइडियल प्लेस जो होता है, जितने भी ये आपके लिए मैंने नोट्स लिखे हुए हैं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, कि जैसा जैसा हम पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको आपके लिए लिखा है कि आप लोग इसको अपने नोट्स में राइट कर ले। तो आइडियल प्लेस जो होता है वो कहाँ पे होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा। तो मतलब हमने कल ही स्ट्रक्चर पढ़ा था, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने देखा था कि फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में फिम्ब्रियाई है और ये आपका ओवरी है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेच्योर हुआ, और मेच्योर होके ये कहाँ पे आ रहा है आपके फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे स्टे करेगा और यहाँ से आपका जाता है स्पर्म, जो क्या करता है यहाँ पे फर्टिलाइज होता है। तो कौन सी स्पेस में हो रहा है, आपके एम्पुला स्पेस में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसका सेक्स डिटर्मिनेशन, हम फर्टिलाइजेशन करने के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन ओनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वाई क्रोमोजोम। एक्स क्रोमोजोम हमेशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गर्ल्स के लिए। जो वाई क्रोमोजोम किसके लिए होता है, बॉयज के लिए। तो जो वाई एक्स किस में होगा, अगर लड़की है तो ऑब्वियस सी बात उसके अंदर कौन सा क्रोमोजोम रिलीज होगा, XX। कौन सा, XX। एंड वाई क्रोमोजोम किस में रिलीज होगा, मेल में होगा। तो जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन है, पहले के जमाने में ऐसे बोल दिया जाता था कि वुमेन जो औरतें होती है वो रिस्पॉन्सिबल है, हमारी लड़की हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि क्रोमोजोम किसके पास है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मेल के पास। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन क्रोमोजोम कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वाई क्रोमोजोम। इसका एवरेज ड्यूरेशन जो होता है फर्टिलाइजेशन का 28 से 30 मिनट तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। कितने मिनट तक, 28 से 30 मिनट तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी आया था कि कितने मिनट तक फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलती है। तो आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस 28 से
30 मिनट तक की चलती है। कैपेसिटाइजेशन अलग होता है, कैपेसिटाइजेशन अलग होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अलग होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, तो हमारा किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन आगे हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटाइजेशन। कैपेसिटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे स्पर्म आया, यहाँ पे स्पर्म आया और यहाँ पे अपना सर्विक्स होता है, और सर्विक्स क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस भाई क्यों सिक्रीट करता है, तो म्यूकस सिर्फ और सिर्फ स्पर्म की कैपेसिटी कितनी है, स्पर्म हेल्दी है या नहीं है। अगर स्पर्म हेल्दी होगा तो क्या हो जाएगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा। अगर हेल्दी नहीं होगा तो इतना थिक होता है म्यूकस कि स्पर्म को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि मिलियन में स्पर्म जाते हैं, तो क्या मिलियन में स्पर्म वेजाइना में एंटर होने का परमिशन होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटाइजेशन होगा। और ये कैपेसिटाइजेशन कौन करेगा, वुमेन्स का आपका सर्विक्स है, सर्विक्स कैपेसिटाइजेशन को करेगा। ये केमिकल रिएक्शन होता है कि यहाँ पे ये थिकनेस की वजह से निकलेगा और एसिडिक नेचर का होता है। अगर स्पर्म जो होता है हेल्दी होगा तो वो जाके एंटर कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखें तो कैपेसिटाइजेशन के बारे में पढ़े। तो कैपेसिटाइजेशन ऑल्सो नोन एज फिजियोकेमिकल रिएक्शन अकर इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। टाइम कितना होता है, 2 to 6 आवर्स। मतलब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद 2 to 6 आवर्स आप एंटर नहीं हो पाता है, आपका स्पर्म अंदर एंटर नहीं हो पाता है वेजाइना में, क्योंकि यहाँ पे भी स्पर्म का क्या हो रहा है, छटाई हो रही। कैपेसिटाइजेशन का मतलब क्या है, जो हेल्दी होगा अंदर आएगा, जो हेल्दी नहीं होगा भाई डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो 2 to 6 आवर्स पहले उसका क्या हो रहा है, स्पर्म का कैपेसिटाइजेशन हो रहा है। देन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पर्म का कैपेसिटाइजेशन होने के बाद स्पर्म कहां पहुंच गया है, आपके कोरोना रेडिएटा के पास, यानी आपके सेकेंडरी oocyte के पास। तो एक सेकेंडरी oocyte के पास कम से कम 300 से 500 एवरेज में देखा जाए 300 से 500 आपका क्या होता है, स्पर्म एंटर करता है, मतलब घेर के रख लेता है। तो यहाँ पे अगर इवेंट्स देखा जाए क्या क्या होगा फर्टिलाइजेशन में, तो कोरोना रेडिएटा जो होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्रोजोमल कैप था वो एक्रोजोमल क्या करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। एक्रोजोमल क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो गया। आपको कोरोना रेडिएटा दिखा दिया जाए तो यहाँ पे हमें जो कोरोना रेडिएटा है हमारा, इसके लिए हमें जो स्पर्म हो रहा है, इस स्पर्म कैसे आया और एंट्री किया। तो जो ये आपका ये जो कोरोना रेडिएटा दिख रहा है पिंक कलर वाला, तो ये एक्रोजोमल कैप आके क्या करेगा, इसको डिसॉल्व करेगा। अब यहाँ पे एक्रोजोमल कैप और एंजाइम तो खत्म हो चुका है, अब कहाँ पे आ गया है, जोना पेल्लुसिडा। जोना पेल्लुसिडा के पास न्यूक्लियस आया और बॉडी और टेल आई। तो यहाँ पे भी अभी ये क्या होगा, फिर से डिसॉल्व होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा, डिसॉल्व होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे एंट्री सबको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी एंट्री सबको नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा कि स्पर्म क्या होता है, मिलियन में होता है। आपने भी देखा होगा कि स्पर्म क्या होता है, मिलियन में होता है, लेकिन क्या ओवम मिलियन में आता है, क्या नहीं। सेकेंडरी oocyte ओनली एक आता है, महीने में एक बार रिलीज होता है, भाई रानी है वो। तो यहाँ पे महीने में एक बार रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब रानी सबको अपने आप में छाटेगी, कौन भाई, कैपेसिटी किसकी है हमारे पास आने की। तो यहाँ पे वही कैपेसिटाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 300 to 500 स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, जोना पेल्लुसिडा में चिपक जाता है। और जोना जो पेल्लुसिडा होता है वो कैसा होता है, सिलेक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है, सिलेक्टिव नेचर का। तो जैसे ही स्पर्म इंटर हो गया, जैसे ही स्पर्म इंटर हो गया है, तो वो क्या कर लेगा, जोना पेल्लुसिडा जो होता है, जो जोना पेल्लुसिडा होता है वो एक कड़ा बिल्कुल हार्ड टाइप का अपने आप को पैक कर लेगा कि अब इसके बाद कोई एंटर नहीं हो सकता है। तो जो सबसे हेल्दी स्पर्म होगा वही एंटर उसमें कर सकता है। इसी तरह पे आपका जो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक कन्वर्ट होता है, तो ऐसे ही होता है कि मतलब एक बार में अगर 2 न्यूक्लियस चले गए तो मतलब एक उसको बोलेंगे मोनोजाइगोट, मतलब एक ओवम से 2 बच्चे। समझ आ रहा है क्या? तो आफ्टर स्पर्म एंट्री जोना पेल्लुसिडा बिकम्स आफ्टर नोन एज उलीमा ब्लॉक। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं आपके इसमें एग्जाम पर्पस से, तो उसको क्या बोलते हैं, उलीमा ब्लॉक। देन स्पर्मेटोजोआ जो होता है, तो स्पर्म जो आपके किसमें, जोना पेल्लुसिडा में एंटर किया। जोना पहले, क्योंकि कोरोना रेडिएटा तो पहले ही डिसॉल्व कर दिया, अब यहाँ पे जोना पेल्लुसिडा के अंदर एंटर करेगा, नहीं व्हाइट लाइन पे आएगा। तो व्हाइट लाइन पे क्या क्या आएगा, हेड और
टेल। एंटर कौन हो रहा है, एंट्री के टाइम पे कौन कौन है, हेड यानी न्यूक्लियस और आपका प्रोन्यूक्लियस जो है वो, और क्या साथ में है, नेक, टेल। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया था वो किसमें काम आ रहा था, आपके एनर्जी में काम आ रहा था। नेक्स्ट है आपका फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन जैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन किसका किसका हो जाएगा, हेड का और नेक का। अब टेल यहाँ पे छूट जाएगा, पीछे हो जाएगा, व्हाइट लाइन से पीछे हो जाएगा। यहाँ पे ओनली फॉर ओनली जहाँ पे आपका ओ प्लाज्म है, ओ प्लाज्म के पास ओनली फॉर ओनली हेड और नेक आएगा, जिसमें हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे दोनों का क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन बनने के बाद जो जाइगोट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, दो फर्टिलाइजेशन, यानी दो स्पर्म और ओवम के सेल, दो सेल के मिलने को हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। इट इज अ फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रेगनेंसी। अब हमारा टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, प्रेगनेंसी, यानी कि यहाँ पे हमारा प्रेगनेंसी करने के लिए हमें इतनी सारी प्रोसेस पहले करनी होती है, यानी कि पहले हमारा कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे आया, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रेगनेंसी हमारा कहाँ से अराइज हुआ। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी। तो एक बार हम रिपीट करके देख लेते हैं कि जोना पेलुसिडा में कैसे हमारा अटैक किया एंड स्पर्म का एंट्री कैसे मिला। तो हम एक बार डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर देते हैं। तो जो हमारा ये जोना पेलुसिडा है, पहले तो हमारे पास यहाँ पे आया स्पर्म किसके पास, कोरोना रेडिएटा के पास। कोरोना रेडिएटा में क्या हुआ, जो एक्ट्रोजोमल कैप थे और इसमें क्या हुआ था, हाइलोरोनाइडेस एंजाइम था, ये डिसॉल्व हुआ तो एंट्री अंदर आई। पहले कैपेसिटाइजेशन हुआ, 300 to 500 बचे, तो क्या हुआ यहाँ पे कैपेसिटाइजेशन के बाद यहाँ पे डिसॉल्व, या मतलब एक रास्ता पार किए, दूसरा रास्ता मिला, दूसरा रास्ता पार करने के बाद फिर से उनके पास हेड और टेल बचे। हेड और टेल पार करने के लिए भी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन बची, तो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन भी पार करने के लिए उनके पास क्या बचेगा, ओनली फॉर ओनली हेड और नेक, यानी आपके पास जो प्रो न्यूक्लियस था ओनली फॉर ओनली वही रहेगा, उसी के साथ आपका फर्टिलाइजेशन होता है। इस फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे उलीमा ब्लॉक होता है, जैसे ही इसके अंदर आता है आपका हेड और टेल आता है, इसी को बोलते हैं उलीमा ब्लॉक, इसी को बोलते हैं उलीमा ब्लॉक। कहाँ पे, कोरोना रेडिएटा के अंदर। आगे प्रेगनेंसी हम पढ़ेंगे। तो आज पहला हमारा टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा टॉपिक हमारा हो गया है फर्टिलाइजेशन, यानी हमने पहले कैसे प्रेग्नेंट किया, देन उसके बाद हमने कैसे फर्टिलाइज किया। अब आगे हमारी क्या हो गई है, हमारी और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो आगे प्रेगनेंसी 9 मंथ पढ़ना है अभी, उसके बारे में कितने फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, कितनी सारी चीजें, एम्ब्रियोलॉजी का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो आगे हमारा आने वाला टॉपिक जो होगा वो एम्ब्रियोलॉजी होगा। तो एक चीज हम और पढ़ना चाहेंगे कि हमारा जो प्रेगनेंसी है, जाइगोट के बारे में हमने बना लिया कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसको बोलेंगे हम जाइगोट। अब जाइगोट के बाद हमारा क्या बनेगा, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ। तो जो प्रेगनेंसी होता है वो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने में ऐड होगा, 2 एज में। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कई बार क्वेश्चंस में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख सकते हैं, कहीं का भी हो, नॉर्सेट का हो, यूपीपीएससी हो, कहीं का भी हो। तो आप ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो प्रेगनेंसी जो होती है 2 एज में होती है, जेस्टेशनल एज बोलेंगे और फीटल एज। जेस्टेशनल एज इसलिए बोलेंगे, आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा था कि 1 to 5 डेज क्या होता है, ब्लीडिंग फेज। देन ये आपका कौन सा फेज था, हार्मोनल फेज था, 6 to 14 डेज। तो एवोल्यूशन तो हमारा 14वें दिन ही हुआ था, है कि नहीं। एवोल्यूशन हमारा कब हुआ था, 14वें दिन। तो हमारा ये 2 वीक तो बचा हुआ है, लेकिन हम प्रेगनेंसी में इसको काउंट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जेस्टेशनल एज। तो ये कितने वीक का होगा आपका, 40 वीक का। कितने वीक का, 40 वीक का। ये हमारा फीटल एज क्या होता है, आपके 14 वीक से बाद, यानी फर्टिलाइजेशन, ओवल्यूशन हो गया तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो 14 दिन के बाद जो अराइज होता है, यानी आपका फीटल एज क्या होता है, स्मॉल होता है किसके कंपैरिजन में, जेस्टेशनल एज 2 वीक का ज्यादा होता है। हमारा तो आगे हमने देख लिया है कि हमारा जाइगोट बन गया है। अब जाइगोट के आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियोलॉजी। तो हमारा जाइगोट बनके तैयार हो गया है, हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा नया सेल स्ट्रक्चर, एक सेल बन गया है, 2 सेल मिलके एक सेल बन गए हैं, जिसको बोलेंगे हम जाइगोट। तो जाइगोट जो बना हमारा, वो तो हम जाइगोट का कैसे डेवलपमेंट होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डे डेवलपमेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद जाइगोट का फर्स्ट जो डे कहलाएगा वो उसको क्या बोलेंगे, उस फर्टिलाइजेशन को क्या कहलाएगा, आपका जाइगोट। तो कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो पहला दिन जो होगा फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन के बाद उसको क्या बोलेंगे हम, जायगोट। देन जायगोट क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर सेल होता है। क्यों भाई, क्योंकि दो सेल मिलके एक सेल बना लिए, क्योंकि दो सेल मिलके क्या बना लिए, एक सेल बना लिए, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो वो कहाँ पे, वो एक सेल बनके कहाँ पे आपके आ गया है, फैलोपियन ट्यूब में। अब उस फैलोपियन यानी जायगोट को भी तो कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, कुछ खाना चाहिए भाई। तो जायगोट को देने के लिए जो न्यूट्रिशन और खाना जो अवेलेबल होगा वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। और जो हमारा जायगोट था, उस जायगोट में हमारी 3 पोलर बॉडी पाई जाती हैं और आपका जो मेन स्ट्रक्चर होता है, तो पोलर बॉडी जो होती है यानी उसको पेग सेल भी बोलते हैं। तो हमने देखा था कि यूट्रस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपका किसमें काम आ जाएगा, फैलोपियन पेग सेल में, यानी जो आपका ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दो काम आएगा। एक तो आपका आता है मूवमेंट करवाने में, किसी चीज का मूवमेंट करवाने, लाइक आप नदी में या ऐसे कुछ जगह पे पानी कलेक्शन देखा होगा, वहां पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें फिसलने लगता है इंसान, यानी मूवमेंट करवाने बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ऐसे ही हमारे इसमें यूट्राइन ट्यूब में भी क्या होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, और उसमें क्या पाया जाता है, पेग सेल जो न्यूट्रिशन देने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर हम जायगोट की बात करें तो वो स्ट्रक्चर कहाँ पे अवेलेबल होगा, आपके एम्पुला में। तो फर्स्ट डे उसको न्यूट्रिशन, तो इट सेल डिवीजन आफ्टर 30 आवर्स, यानी कि आपका फर्टिलाइजेशन तो हो गया लेकिन सेल का डिवाइडेशन होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो सेल भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे सेल का डिवीजन कितने आवर्स बाद होगा, 30 घंटे बाद, यानी एक दिन के बाद ही सेल का डिवीजन होगा। तो जो ये सेल का डिवीजन होगा तो उस सेल को जब 30 घंटे के बाद जो सेल का डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल, दो सेल से 3 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, उस सेल को क्या बोलेंगे, एक नया नाम दे दिया गया, उस सेल का नाम दिया गया ब्लास्टोमियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन की। फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट इट इज नोन एज ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोसिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन आया इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। पहले दिन जायगोट का 30 घंटे के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर सेल। इसका न्यूट्रिशन जो होता है, जो ब्लास्टोमियर भाई, अब वहां पे न्यूट्रिशन ऑक्सीजन भी चाहिए, कोई भी सेल को जिंदा रहने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को देने के लिए हमारे पास वही आपका पेग सेल प्रेजेंट होगा और आपकी पोलर बॉडी। तो फर्स्ट डे डेवलपमेंट ये हो गया आपका कि आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन आपके एम्पुला में हुआ, एम्पुला के बाद वो एक दिन रहेगा, 30 घंटे के बाद नेक्स्ट सेल में डिवाइड होगा, उस सेल उस एक से दो सेल में डिवाइडेशन को हम वहां पे क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। यानी ये प्रोसेस आपका 8 डे तक चलता रहेगा। 8 डे तक कहाँ पे रहेगा, आपके फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 4th डे डेवलपमेंट, सॉरी 4th डे तक रहना चाहिए, 8th डे इसके बाद आएगा, यानी 4 दिन तक आपका कहाँ पे अवेलेबल रहेगा भाई, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब को इतना बड़ा साइज नहीं कि बेबी वहां पे डेवलप हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, 4th डे डेवलपमेंट में होगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूला, यानी जो सेल था वो कितने सेल स्ट्रक्चर में चेंज होने वाला है, 16 सेल। मैंने बोला फर्स्ट डे 30 घंटे बाद क्या होने लगा, 1 से 4 दिन तक, एक दिन बाद तो क्या हुआ, डिवाइड हुआ, एक दिन बाद डिवाइड हुआ, यानी आपके पास 3 डेज बचा था। तो उस 3 डेज में कितने बार सेल डिवाइड हुआ, यानी 16 स्ट्रक्चर बनने के बाद, 16 स्ट्रक्चर बनने के बाद वो क्या हो रहा है, फैलोपियन, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब स्पेस नहीं तो डेवलपमेंट के लिए दूसरी जगह चाहिए होता है। तो मॉड्यूला जो होता है वो क्या होता है, आपका 4th डे डेवलपमेंट पे देखने के लिए मिलेगा। कितने सेल में देखने के लिए मिलेगा, 16 सेल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, मॉड्यूला। तो मॉड्यूला जो होता है वो कहाँ पे होगा, आपके कहाँ पे एंटर होगा, यूट्राइन कैविटी में, यानी आपका जो यूट्रस था और ये फैलोपियन ट्यूब था, तो यहाँ से आपका ये एंटर होते होते, क्योंकि 16 सेल में डिवाइड हो गया है, 16 सेल में डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे स्पेस इतना है नहीं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो जहां पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होगा, जहां पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होगा वहां पे आके वो क्या करेगा, स्टे करेगा। तो 16 सेल में कहां पे, यूट्राइन ट्यूब से कहां पे आएगा, आपके यूट्रस में, यूट्राइन ट्यूब से स्टे करके मतलब वहां से खिसक के कहां पे आएगा, आपके यूट्रस के अपर पार्ट ऑफ द फंडस, अपर पार्ट ऑफ द, यानी अपर पार्ट ऑफ यूट्रस फंडस के नीचे, अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस एंड फंडस के नीचे। तो जहां पे मोर न्यूट्रिशन होगा उधर ही पे जाके अवेलेबल होता है। तो आगे मॉड्यूला के बारे में डिस्कस किया जाए तो मॉड्यूला एंटर इनटू द यूट्राइन कैविटी
मोर्यूला एंटर इनटू द यूट्राइन कैविटी अंडर टू 16 to 64 सेल स्ट्रक्चर। 16 स्ट्रक्चर में तो मोर्यूला कहलाएगा, लेकिन जो मोर्यूला है पहले आपका यहाँ पे बना ब्लास्टोमियर, यहाँ पे फिर 16 सेल में स्ट्रक्चर हो गया तो उसको क्या नाम दे दिया गया, मोर्यूला। अब मोर्यूला एंटर करेगा आपके जब 16 से 64 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो कहाँ पे आएगा आपका, यूट्रस में। कहाँ पे आएगा आपका, यूट्रस में। द मूवमेंट इज प्रमोटेड बाय सीलिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो मैंने जो फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया, तो ये फैलोपियन ट्यूब में आपका ये सीलिया है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। तो द मूवमेंट इज प्रमोटेड बाय, मतलब कि आपका जो मूवमेंट है किसके द्वारा, आपके फैलोपियन ट्यूब में सीलिया के द्वारा करवाया गया। मोर्यूला कैसे आपका दिखेगा, जैसे सहतूत, सहतूत देखा होगा, सहतूत जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं, रेड कलर का होता है, तो वो सहतूत की तरह दिखने लगता है। कितने सेल में, 16 से 64 सेल में जब कन्वर्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैंने जितने भी है सारे क्वेश्चन समझ रहे, सारे क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं, इसलिए मैंने सारा निचोड़ के सारी चीजें अलग अलग करके देखा कि एक एक डे में कितने क्वेश्चंस बन सकते हो। तो इसमें से सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी। तो आगे हमारा यहाँ पे हमने 16 डे में ऐड कर दिया 64 सेल में, तो यहाँ पे हमारा यूट्रस में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा यानी 1 से 4वें दिन तक तो मोर्यूला में, अब मोर्यूला से एक दिन में बाद आ गया आपके किसमें, यूट्रस में। अब यूट्रस में 5th डे डेवलपमेंट क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। 5वें दिन में किसमें कन्वर्ट होगा, अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, नॉर्मल पेड़ को उगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब बढ़ने लगता है तो जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नॉर्मल चाइल्ड का भी हम देखा जाए तो छोटे बच्चों का कितना जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, सेम है यहाँ पे भी देखना आपको, यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका हो रहा है। तो 5th डे जो फॉर्मेशन बनेगा, जो नया सेल स्ट्रक्चर बनेगा 64 सेल का स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, ब्लास्टुला। क्या कहलाएगा आपका, ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला या तो ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो ब्लास्टुला है ये इसको क्या बोलते हैं, ये एक अरेंजमेंट प्रोसेस है। ये क्या है, सेल का क्या है, अरेंजमेंट होता है। मतलब हमारे बॉडी में जब हमारा ये चीज प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है तो हमारे लिए पास आपका प्लेसेंटा भी होना चाहिए, आपका एमनियोटिक कैविटी भी होना चाहिए, और अम्बिलिकल कॉर्ड भी बनना चाहिए, बेबी भी बनना चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए अलग अलग डिवाइडेशन है। तो जो सेल का अरेंजमेंट होता है तो वो सेल, ये सारी चीजों के लिए अरेंजमेंट किस दिन होगा आपका, 5th डे डेवलपमेंट। तो ब्लास्टुला क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू 2 ग्रुप। जो सेल होता है वो कितने ग्रुप में डिवाइड करेगा, 2 ग्रुप में, एक आपका बेबी के लिए, दूसरा आपका प्लेसेंटा के लिए, क्योंकि बेबी को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, प्लेसेंटा देगा। तो यहाँ पे आपका पहला जो लेयर होता है आउटर सेल मास, जो क्या कहलाएगा, ट्रोपोब्लास्ट। आउटर सेल मास होगा, 2 में डिवाइड किया हमने, पहला हो गया मतलब ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर जो था उसको हमने 2 में डिवाइड किया, क्योंकि यूट्रस में आ गया तो वहां पे अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो पहले वाले लेयर को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। 2 अरेंजमेंट हुआ, वहां पे सेल का अरेंजमेंट हुआ तो उसको 2 अरेंजमेंट हुआ, एक ट्रोपोब्लास्ट और एक एम्ब्रियोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट का मतलब होता है प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कराना, यानी 2 चीजें ही हमें करना है, बेबी का करना है और प्लेसेंटा का करना है। प्लेसेंटा से आपका क्या बन जाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाएगा, और बेबी से के साथ में क्या बन जाएगा आपका, एमनियोटिक फ्लूइड बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 तरीके का चीज पढ़ रहे हैं। तो एक आउटर सेल मास हो गया जिसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट, जो क्या करेगा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करेगा, और दूसरा जो होता है वो इनर सेल मास जो होता है, जो क्या करेगा, एम्ब्रियोब्लास्ट, यानी बेबी का यानी फीटस का डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास पहले हमने बोला था कोरोना रेडिएटा था, कोरोना रेडिएटा के साथ में ये सारे स्ट्रक्चर का यानी सारे स्ट्रक्चर का मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा था वो किसके साथ में हो रहा था, कोरोना रेडिएटा। अब सेल का साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोरोना रेडिएटा तो टूटेगा ही। तो कोरोना रेडिएटा के टूटने को क्या बोलते हैं, जोना हैचिंग। कोरोना रेडिएटा के टूटने को क्या बोलते हैं, जोना हैचिंग। ये भी आपका ब्लास्टोमियर के टाइम पे ही होगा। ब्लास्टोमियर वाले टाइम पे यानी ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट के टाइम पे आपका जोना हैचिंग होगा। इट इज ब्रेकिंग एंड डिसअपीयरेंस ऑफ जोना पेल्यूसिडा ड्यू टू इंक्रीज सेल साइज, यानी कि आपका सेल साइज इंक्रीज होने की वजह से
सेल साइज इंक्रीज होने की वजह से जो कोरोना रेडिएटा, जो उलीमा ब्लॉक बना था, सेल साइज इंक्रीज होने की वजह से वो उलीमा ब्लॉक ब्रेक हो गया या डिसअपियरेंस होता है, जिसको क्या हम बोलते हैं, जोना हैचिंग। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोगों को पता नहीं होता, बट इसको क्या बोलेंगे हम, जोना हैचिंग। आगे अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारा 5th डे डेवलपमेंट हो गया, जोना हैचिंग हो गया। अब 8th डे, अब ये इस टाइम पे हमारा क्या हो गया है, 5वें दिन में सेल का अरेंजमेंट हो गया। बेबी के बनने के लिए अलग सेल बन गया है और प्लेसेंटा को बनने के लिए अलग सेल बन गया, यानी ट्रोपोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। जोना हैचिंग भी आपका कौन से डेज में हो गया है, 5th डेज में हो गया है। तो आगे देखिए तो 8th डे डेवलपमेंट, इसको क्या बोलेंगे, 8th डे। अब 5वें दिन से 8वें दिन तक में ये चीजें हो रही हैं और 8th डे डेवलपमेंट में क्या होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो भी डिवाइड होता है 2 लेयर में, क्योंकि हमने 2 सेल पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं 2 सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा ट्रोपोब्लास्ट भी कितने लेयर में डिवाइड होगा, 2 लेयर में। तो पहला लेयर जो होता है उसको बोलते हैं सिनसाइटो, जो पहला लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, सिनसाइटो। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेल्युलर लेयर, यानी उसमें बहुत सारे, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एचसीजी हार्मोन। अभी तक आपके पास ट्रोपोब्लास्ट नहीं था तो क्या प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं थी, हमारे पास प्रेगनेंसी मेंटेन, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था कि हमारे पास कॉर्पस लुटियम और प्रोजेस्टेरोन रहता है, जो क्या मेंटेन करता है, आपके जो आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब यहाँ पे हमारा एफएसएच और ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अभी कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, एचसीजी हार्मोन रिलीज होगा, जो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यानी कॉर्पस लुटियम और प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, मेंटेन करके यानी बना के रखता है। तो जो सिनसाइटो है, जो होता है वो एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो क्या रिलीज करता है, एचसीजी हार्मोन रिलीज करता है। किस लिए एचसीजी हार्मोन रिलीज करता है, क्योंकि यहाँ पे आपका फॉलिकल एफएसएच और एलएच वाली प्रोसेस नहीं हो रही, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, यानी आपका कॉर्पस लुटियम और प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन आ रहा है, एचसीजी हार्मोन। तो जो एचसीजी इज आल्सो नोन एज मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड कॉर्पस ल्यूटियम, जो हमारे पास जब 5th डे तक, यानी 5th डे तक हमारे पास नहीं था, एचसीजी हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा था, तब तक मेंटेन कौन कर रहा था, जो आपके पास पहले से प्रोजेस्टेरोन और कॉर्पस ल्यूटियम था। उसके बाद सेल का साइज बड़ा हुआ, तो आगे भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमारा जो सिनसाइटो है, जो हमारा सिनसाइटो है, वो क्या रिलीज कर रहा है, आपका एचसीजी हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन दूसरा वाला लेयर हमने देखा था, जैसे हमने ट्रोपोब्लास्ट को 2 बार में डिवाइड किया, पहला था सिनसाइटो और दूसरा था साइटो। तो सिनसाइटो के बारे में पढ़ लिया। सेकंड है साइटो। तो साइटो जो होता है, इट इज अ मल्टी न्यूक्लियर यूनिसेल्युलर लेयर होता है, ठीक है ना। मल्टी सेल्युलर मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, यानी आपका जो ये एक्टोडर्म हमने डायग्राम बनाया है, तो जो सिनसाइटो और साइटो था, तो जो ये सिनसाइटो था, एक सेल में देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर, आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिल रहे हैं। ये क्या करेंगे, ये आपका एचसीजी हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करेंगे, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। और दूसरा वाला लेयर क्या था आपका, साइटोटोप्रोब्लास्ट। यानी साइटोटोप्रोब्लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे क्या थे, सेल थे, लेकिन उस सेल के अंदर ओनली फॉर ओनली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। उस सेल के अंदर क्या था, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। दूसरा हमारा हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। दूसरा हमारा क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट। तो एम्ब्रियोब्लास्ट जो होता है वो क्या होता है कि आपका 2 में डिवाइड, एम्ब्रियोब्लास्ट को भी हमने 2 में डिवाइड किया, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल एंड डॉर्सल। वेंट्रल का मतलब क्या होता है, वेंट्रल का मतलब आपका जो ये व्हाइट वाला पार्ट होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, वेंट्रल, एंड ये क्या कहलाएगा, आपका डॉर्सल। तो ऐसे ही आपका वेंट्रो एंड डॉर्सल पार्ट होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो क्या करता है, कौन डेवलपमेंट कर रहा है यहाँ पे, आपका
एम्ब्रियोब्लास्ट। कौन डेवलपमेंट कर रहा है आपका? एम्ब्रियोब्लास्ट। तो दो चीजें हमारी हो गई हैं, साइटो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यदि आपका जो सेल था वो डिवाइड होता गया, अब हम इसका अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वेंट्रो और क्या होता है, और डोर्सो, ये फीटस और एमनियोटिक कैविटी को अलग अलग डेवलपमेंट करने के लिए दो चीजें अपनाई गई हैं। आगे हमारा डे आता है 12th डे डेवलपमेंट। तो जो 12th डे डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होने लगते हैं। तो आगे कंटिन्यू क्लास हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।